तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स, खास तौर पर यूपी लेखपाल 2026 के लिए। बिल्कुल। और इस एक वीडियो में आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, मतलब थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स और साथ में पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। हाँ, ट्रस्ट मी, अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया ना, तो एग्जाम में 90% तक सवाल आप यहीं से कर सकते हैं। और इसके बाद आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कहा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं कंप्लीट डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स। तो शुरुआत एक बहुत ही बेसिक पर दिलचस्प सवाल से करते हैं। मान लीजिए थार के रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ मीलों तक कोई इंसान नहीं रहता, कोई घर या इमारत नहीं है, वहाँ रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता का एक भयानक भूकंप आता है। तो क्या विज्ञान की नजर में वो एक आपदा है या डिजास्टर है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। अच्छा। हाँ, वो महज एक प्राकृतिक घटना है। सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि लोग हर तूफान या भूकंप को आपदा मान लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो स्लाइड डेक है उसमें इसके लिए एक मास्टर फॉर्मूला दिया गया है। डिजास्टर इज इक्वल टू हैजर्ड प्लस वल्नरेबिलिटी प्लस इनसफिशिएंट कैपेसिटी। डिजास्टर इज इक्वल टू हैजर्ड मतलब खतरा, और भेद्यता और अपर्याप्त क्षमता। बिल्कुल। इसे अगर सिंपल भाषा में समझें तो हैजर्ड मतलब वो घटना जो प्रकृति से आ रही है, जैसे भूकंप। वल्नरेबिलिटी या भेद्यता का मतलब है कि उस खतरे के रास्ते में कितनी मानव आबादी या ढांचे मौजूद हैं। और इनसफिशिएंट कैपेसिटी का मतलब है कि क्या उस समाज के पास उस झटके को सहने की क्षमता है या नहीं। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती है ना, केवल तभी उसे डिजास्टर घोषित किया जाता है। अरे वाह, ये फॉर्मूला तो बिल्कुल गणित की तरह काम कर रहा है। मतलब अगर थार के रेगिस्तान में भूकंप आया तो वहां हैजार्ड तो था, लेकिन कोई इंसान नहीं था, इसलिए वल्नरेबिलिटी शून्य हो गई। एकदम सटीक विश्लेषण। और किसी भी चीज को शून्य से गुणा करेंगे तो डिजास्टर शून्य ही होगा। तकनीकी भाषा में इसी को रिस्क का समीकरण कहते हैं। रिस्क इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैजर्ड मल्टीप्लाइड बाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। राइट। और स्लाइड में एग्जाम के लिए इसे याद रखने की एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक दी गई है। HARV यानी हार्व। HARV ये क्या है? H से हैजर्ड, A से एटीट्यूडनल, R से रिस्क और V से वल्नरेबिलिटी। ये पूरा एक ढांचा है जो तय करता है कि किसी घटना का असर कितना बड़ा होगा। हाँ, यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर ध्यान जाना चाहिए। स्लाइड में एक जगह पैराडाइम शिफ्ट नाम से एक एग्जाम बूस्टर दिया गया है। हाँ, इसमें कहा गया है कि दुनिया अब रिस्पॉन्स सेंट्रिक से प्रोएक्टिव हो गई है। तो ये बदलाव कैसे और क्यों हुआ? देखिए, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव है। कुछ दशकों पहले तक पूरी दुनिया सिर्फ रिस्पॉन्स सेंट्रिक मॉडल पर काम करती थी, जिसे 3R मॉडल कहते थे। 3R? हाँ, रेस्क्यू, रिलीफ और रेस्टोरेशन। मतलब जब आपदा आ जाती थी, लोग मलबे में दब जाते थे, तब सरकारें जागती थीं और बचाव कार्य शुरू होता था। बाप रे, ये तो जान और माल दोनों के लिए बहुत महंगा पड़ता होगा। बिल्कुल, इसीलिए अब अप्रोच प्रोएक्टिव हो गई है। अब हम आपदा का इंतजार नहीं करते। ये नया मॉडल 3P पर आधारित है। प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस और प्रूफिंग। राइट, एकदम सही। मतलब रोकथाम, तैयारी और प्रूफिंग। ये तो वही बात हुई कि बीमारी का इलाज करने से बेहतर है कि बीमारी को होने ही ना दिया जाए। लेकिन अगर हम रोकथाम की बात कर रहे हैं तो हमें पहले ये समझना होगा कि खतरे असल में कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, और खतरे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक या नेचुरल और मानव निर्मित या एंथ्रोपोजेनिक। ओके। प्राकृतिक खतरों को भी 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है जियोफिजिकल, जो जमीन के नीचे की हलचल से जुड़े हैं, जैसे भूकंप या सुनामी। दूसरा है हाइड्रोलॉजिकल, यानी पानी से जुड़े, जैसे बाढ़। तीसरा है क्लाइमेटोलॉजिकल, जो लंबे मौसम का असर है, जैसे सूखा। और चौथा है मटीरियोलॉजिकल, जो अचानक मौसम बदलने से होता है, जैसे चक्रवात। अच्छा, मुझे यहाँ थोड़ा रुककर एक डाउट पूछना है। जी। स्लाइड में एक जगह सोशियो नेचुरल आपदा का जिक्र है जी। और इसका उदाहरण लैंडस्लाइड या शहरी बाढ़ दिया है। हाँ, अब ये बात गले नहीं उतर रही। मतलब कोई चीज एक ही समय में प्राकृतिक और इंसानी कैसे हो सकती है? बारिश तो प्रकृति करा रही है ना। बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, भारी बारिश होना पूरी तरह से प्राकृतिक है, लेकिन जब वो पानी जमीन पर गिरता है तो उसे बहने के लिए जगह चाहिए।
इंसानों ने क्या किया है, जल निकासी के रास्तों पर कंक्रीट बिछा दिया है। ओ हाँ, नालियां चोक कर दी हैं। बिल्कुल। अब पानी जमीन के अंदर नहीं जा सकता, तो पानी सड़कों पर भर जाता है। इस शहरी बाढ़ के लिए सिर्फ बादलों को दोष नहीं दे सकते। बाढ़ इंसान के खराब प्लानिंग का नतीजा है, इसलिए इसे सोशियो नेचुरल कहते हैं। ये उदाहरण सच में आंखें खोलने वाला है। मतलब वल्नरेबिलिटी सिर्फ ये नहीं कि प्रकृति क्या कर रही है, बल्कि ये भी है कि हम क्या कर रहे हैं। सही बात है। भेद्यता के भी कई प्रकार हैं, सिर्फ गरीबी ही भेद्यता नहीं है। स्लाइड में कई प्रकार लिखे हैं, जैसे फिजिकल और इकोनॉमिक। हाँ, फिजिकल वल्नरेबिलिटी मतलब कोई बस्ती खतरे के कितने करीब है। इकोनॉमिक मतलब संसाधनों की कमी, जैसे एक गरीब व्यक्ति भूकंप रोधी घर नहीं बना सकता। सोशल वल्नरेबिलिटी में बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांग आते हैं, क्योंकि भागना उनके लिए सबसे मुश्किल है। इसमें एक प्रकार एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी का भी जिक्र है। ये थोड़ा अजीब लगता है। किसी का एटीट्यूड कैसे खतरे को बढ़ा सकता है? ये सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। इसका मतलब है समाज में एक ऐसी सोच होना कि अरे बाढ़ आएगी तो सरकार हेलीकॉप्टर लेकर आएगी और बचा लेगी। अच्छा, मतलब भगवान भरोसे बैठ जाना। बिल्कुल। ये सोच लोगों को तैयारी करने से रोकती है, जिससे रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। यह तो सच में एक खतरनाक मानसिकता है। और जोखिमों की बात करें तो स्लाइड में 2019 के वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया का जिक्र है, जिसे BMTPC ने जारी किया था। हाँ, और इसमें आपदाओं की गति के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी है। सभी आपदाएं अचानक नहीं आती। राइट। कुछ रैपिड ऑनसेट होती हैं, जैसे भूकंप या बादल फटना, हम्म। पलक झपकते ही आ जाती हैं। और दूसरी होती हैं स्लो ऑनसेट आपदाएं, जिन्हें क्रीपिंग इमरजेंसी या रेंगती हुई आपात स्थिति कहते हैं। जैसे सूखा। एकदम सही। सूखा एक दिन में नहीं पड़ता। ये बारिश की कमी और जल स्तर गिरने की महीनों लंबी प्रक्रिया है। तो चूंकि खतरों की प्रकृति इतनी अलग-अलग है, तो जाहिर है कि इनसे निपटने का कोई एक तय फॉर्मूला नहीं हो सकता। इसके लिए एक पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल बनाया गया है। बिल्कुल। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे 2 मुख्य चरणों में बांटते हैं। पहला है आपदा से पहले, यानी प्री डिजास्टर या रिस्क मैनेजमेंट। दूसरा है आपदा के बाद, यानी पोस्ट डिजास्टर या क्राइसिस मैनेजमेंट। और इन दोनों के सेंटर में है DRR, यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इस स्लाइड में इन्हें याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स दी गई हैं। प्री डिजास्टर के लिए है PMP, यानी प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस। हाँ। यहाँ मिटिगेशन शब्द थोड़ा टेक्निकल है। रोकथाम तो समझ आता है, पर ये न्यूनीकरण या मिटिगेशन क्या है? न्यूनीकरण मतलब खतरे के असर को कम करना। जैसे हम भूकंप को आने से नहीं रोक सकते, पर हम बिल्डिंग ऐसी डिजाइन कर सकते हैं जो भूकंप आने पर गिरे नहीं। यही मिटिगेशन है, और ये हमेशा आपदा आने से पहले किया जाता है। बहुत स्पष्ट है। और पोस्ट डिजास्टर के लिए जो ट्रिक है वो है 5R: रिलीफ, रिस्पॉन्स, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन और रिकवरी। हाँ। मुझे यहाँ रिलीफ से जुड़े NDMA के मानक देखकर बहुत अचरज हुआ। क्या अचरज हुआ? वो मानक बहुत साइंटिफिक है। मतलब राहत शिविरों में महिलाओं के लिए कम से कम 2400 किलो कैलोरी भोजन और हर व्यक्ति के लिए 3 लीटर पानी हर दिन अनिवार्य है। बिल्कुल। आपदा प्रबंधन कोई दान पुण्य नहीं है, ये पूरा विज्ञान है। इसी 5R की साइकिल में रिकंस्ट्रक्शन के तहत एक ग्लोबल प्रिंसिपल आता है, जिसे BBB या बिल्ड बैक बेटर कहा जाता है। यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। बिल्ड बैक बेटर सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन जब बाढ़ के बाद हजारों लोग बेघर हों, तो क्या सरकार के पास इतना टाइम होता है कि वो बेटर बनाने का इंतजार करें? अब ये प्रैक्टिकल चैलेंज जमीन पर आता जरूर है, लेकिन तुरंत छत देना रिलीफ का हिस्सा है, जिसके लिए टेंट दिए जाते हैं। पर जब हम रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अच्छा। अगर उसी कमजोर जगह पर पुराने तरीके से घर बना दिया, तो अगली बाढ़ में वो फिर टूटेगा। इसलिए बिल्ड बैक बेटर आर्थिक रूप से ज्यादा समझदारी है। एक बार मजबूत बनाओ ताकि बार बार का खर्च बचे। मेक सेंस। अब ये तर्क पूरी तरह समझ में आता है, लेकिन ये नीतियां जमीन पर लागू कौन करता है? भारत का संस्थानिक ढांचा कैसा है? भारत में ये ढांचा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बना था, और ये त्रिस्तरीय या 3 टियर है। इसकी सबसे आसान ट्रिक है PMCM-DM। अच्छा, तो मतलब नेशनल लेवल पर NDMA है, जिसके अध्यक्ष PM होते हैं।
स्टेट लेवल पर एसडीएमए है जहां सीएम हेड होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीडीएमए है जिसके हेड डीएम होते हैं। एकदम सही। और इन सब का नोडल मंत्रालय एमएचए यानी गृह मंत्रालय है। फील्ड में जो टीम जाती है वो एनडीआरएफ है, यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसकी 12 बटालियन है। और राज्यों के पास अपनी एसडीआरएफ होती है, राइट? हाँ, और ट्रेनिंग के लिए नई दिल्ली में एनआईडीएम यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है। इस त्रिस्तरीय ढांचे की बहुत ज़रूरत है क्योंकि भारत की वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल के आंकड़े बहुत डरावने हैं। भारत की 85% ज़मीन संवेदनशील है, 57% हिस्सा भूकंप के खतरे में है और 40 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर बाढ़ का रिस्क है। यही वजह से प्रधानमंत्री का डीआरआर पर एक 10 सूत्रीय एजेंडा है। इसे याद रखने की ट्रिक है विकास, बीमा, नारी, मैप, टेक। विकास, बीमा, नारी, मैप और टेक। हाँ, और एग्जाम के लिए इसमें नारी यानी विमेन लीडरशिप पर बहुत फोकस है, क्योंकि महिलाओं के डिसीजन मेकिंग में शामिल होने से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। भारत अकेला नहीं है जो नीतियां बना रहा है, ग्लोबल लेवल पर भी एक क्रोनोलॉजी है जिसके लिए ट्रिक है YHS या YHS। Y से योकोहामा स्ट्रैटेजी 1994, फिर H से ह्योगो फ्रेमवर्क 2005 से 15, और अब जो चल रहा है वो है S से सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030। सेंडाई फ्रेमवर्क में प्राथमिकता 1 है रिस्क को समझना और प्राथमिकता 4 में वही बिल्ड बैक बेटर का ग्लोबल स्टैंडर्ड है। बिल्कुल। सेंडाई के अलावा भारत ने 2016 में नई दिल्ली में CDRI बनाया है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, और COP 28 में लॉस एंड डैमेज फंड भी पास हुआ है, जो बहुत बड़ी बात है। सही बात है। अब ये नीतियां तब और क्लियर होती हैं जब हम स्पेसिफिक खतरों पर आते हैं, जैसे जियोफिजिकल खतरे। भूकंप नापने के 2 स्केल होते हैं, रिक्टर स्केल और मरकाली स्केल। हाँ, रिक्टर मैग्नीट्यूड या ऊर्जा मापता है और मरकाली इंटेंसिटी या नुकसान मापता है। और भूकंपीय क्षेत्रों में IS 1893 2025 का नया अपडेट आया है ना। अब भारत को जोन 2 से 6 तक बांटा गया है। उत्तर प्रदेश के 58 जिले जोन 4 यानी हाई रिस्क में हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे का विज्ञान है हिमालय। यूपी का उत्तरी हिस्सा हिमालय की तलहटी से लगा है, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार टकरा रही हैं। उसी घर्षण से इन 58 जिलों में खतरा रहता है। अच्छा, और सुनामी जो एक जापानी शब्द है, उसके लिए भारत में पूर्व चेतावनी एजेंसी इनकॉयस है जो हैदराबाद में है। हाँ, और भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी अंडमान का बैरन आइलैंड है। अब हाइड्रोमीटियोरोलॉजिकल आपदाओं की बात करें तो स्लाइड में 2024 की केरल के वायनाड की बहुत दुखद घटना का जिक्र है। वायनाड लैंडस्लाइड प्रकृति और इंसान के टकराव का उदाहरण है। भारी बारिश प्राकृतिक थी, लेकिन ढलान पर जंगल काटकर रिजॉर्ट्स बनाना इंसानी गलती थी। पेड़ कट गए तो मिट्टी खिसक गई। एक और शब्द है बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट। क्या सच में कोई गुब्बारा फटता है? नहीं, विज्ञान में इसकी सख्त गणितीय परिभाषा है। अगर 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1 घंटे में 100 mm बारिश हो जाए तो उसे बादल फटना कहते हैं। बाप रे! और चक्रवात में जो बीच का हिस्सा होता है जिसे आई कहते हैं, वो क्या है? वो चक्रवात का बिल्कुल शांत केंद्र होता है, जहां हवा का दबाव सबसे कम होता है। और याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अभी हाल ही में रेमल, दाना और बिपरजॉय जैसे चक्रवातों ने बहुत नुकसान किया था। हाँ, अब क्लाइमेटोलॉजिकल खतरों पर आते हैं। उत्तर भारत में हीट वेव 50 डिग्री तक जा रही है। स्लाइड में IMD के हीट इंडेक्स का जिक्र है। ये नॉर्मल टेम्परेचर से अलग कैसे है? देखिए, जब हवा में बहुत ज्यादा नमी होती है तो पसीना सूखता नहीं है, तो भले ही तापमान 40 हो पर शरीर को वो 50 डिग्री महसूस होता है। ओहो! इसी असल महसूस होने वाली गर्मी को नापने के लिए IMD ने हीट इंडेक्स बनाया है। समझ गए। स्लाइड में बायोलॉजिकल आपदाओं के लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, घर स्वस्थ चेक। हाँ, ये नोडल मंत्रालयों के लिए है। अगर प्राकृतिक महामारी है तो स्वास्थ्य मंत्रालय देखेगा, और अगर किसी दुश्मन ने वायरस छोड़ा है, मतलब बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, तो वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो गया। इसलिए नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय होगा। एकदम परफेक्ट। भारत में महामारियों के लिए 1897 का एपिडेमिक डिजीज एक्ट लागू है। और कोविड-19 के दौरान सरकार ने इसी कानून के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 भी लगाया था। बिल्कुल। और केमिकल आपदाओं में तो 1984 की भोपाल गैस त्रासदी सबको याद ही है। हाँ, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। ट्रिक भी है,
भाई मिक फंस गया। हाँ, MIC गैस। और अगर न्यूक्लियर दुर्घटना हो जाए तो बचने का एक नियम है, TDSC। टाइम डिस्टेंस शील्डिंग और कंटेनमेंट। हाँ, मतलब रेडिएशन से कम समय बिताएं, दूर रहें, मोटी दीवार के पीछे छिपे और पदार्थ को सील करें। भारत में इसकी सुरक्षा AERB देखता है, जो 1962 के एक्ट से बना है। ये तो हो गई देश दुनिया की बात, लेकिन हमारा फोकस यूपी लेखपाल एग्जाम है, तो यूपी में आपदा प्रबंधन का ढांचा कैसा है? यूपी में 2005 में यूपी SDMA बन गया था, जिसके अध्यक्ष CM होते हैं। यूपी SDRF का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और जमीन पर राहत के लिए नोडल ऑफिस रिलीफ कमिश्नर ऑफिस है। हाँ, बाढ़ वाले 30 जिलों में यूपी आपदा मित्र योजना भी चल रही है। और कुछ ऐप्स भी हैं जो बहुत जरूरी हैं। सचेत और दामिनी। सचेत अर्ली वार्निंग के लिए है और दामिनी ऐप बिजली गिरने से 30 से 40 मिनट पहले ही सटीक अलर्ट दे देता है। क्या बात है, ये तो सच में जान बचा सकता है। यूपी की हेल्पलाइंस हैं स्टेट लेवल पे 1070 और जिला लेवल पे 1077। और यूपी का मैप देखें तो 27% एरिया बाढ़ के खतरे में है, खासकर पूर्वांचल में राप्ती नदी का इलाका। और सूखे के लिए बुंदेलखंड सबसे संवेदनशील है, जहां अब केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है। हीट वेव झांसी और आगरा में ज्यादा होती हैं, और जैसा हमने कहा, भूकंप के लिए 28 जिले जोन 4 में हैं। हमने पूरी थ्योरी डिकोड कर ली है। अब स्लाइड के आखिर में एक मेगा MCQ बैंक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, बीमा किस डिजास्टर मैनेजमेंट तकनीक का हिस्सा है? देखिए, बीमा कोई प्रिवेंशन नहीं है, ये रिस्क ट्रांसफर है। आप प्रीमियम देकर अपना आर्थिक रिस्क कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं। तार्किक है। दूसरा सवाल, धीमी गति की आपदा या क्रीपिंग इमरजेंसी कौन सी है? सूखा, क्योंकि ये रेंगते हुए महीनों में आता है। सेंडाई फ्रेमवर्क की समय सीमा और मुख्य योगदान क्या है? समय सीमा है 2015 से 2030 और मुख्य योगदान है बिल्ड बैक बेटर यानी BBB का सिद्धांत। और आखिरी सवाल, भोपाल गैस त्रासदी की गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइट या MIC। तो दोस्तों, इस MCQ सेशन से साफ है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल बहुत आसान लगते हैं। बिल्कुल, डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ रटने का विषय नहीं है, ये विज्ञान है। तो इस डीप डाइव को हम यहीं समेटते हैं। हमने जाना कि आपदा तब आती है जब हम तैयार नहीं होते। हाँ, if you found this complete disaster management course helpful, don't forget to like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. We'll keep bringing complete syllabus coverage in the simplest way possible. लेकिन जाते जाते एक थोड़ा उकसाने वाला सवाल। हमने कहा था कि अपर्याप्त क्षमता आपदाओं का बड़ा कारण है। तो जरा सोचिए, जिस तरह से AI और तकनीक एडवांस हो रही है, क्या भविष्य में अपर्याप्त क्षमता बचेगी? या फिर क्लाइमेट चेंज के कारण प्राकृतिक खतरे इतने भयंकर हो जाएंगे कि सेंडाई जैसे सारे फ्रेमवर्क छोटे पड़ जाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में।